गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक पेपर को अगले फर्दर एक पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर है हमारा 2017-18। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और पेपर लेके आए हैं हम और उससे बहुत अच्छे से चेक करेंगे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे है पहले भी बता चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द टॉपिक फॉर अ प्रीवियस ईयर पेपर 2017-18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, याद करने का सही तरीका क्या होता है? ये हमसे क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2017 2018 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, के याद करने का सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, चार ऑप्शन है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, कि किसी चीज को याद करना है तो काफी लंबे टाइम तक उसको पढ़ा जाए। ठीक है, दूसरा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको समझा जाए। ठीक है, टू रीड लाउडली, काफी तेज आवाज के साथ पढ़ा जाए। टू राइट द कंसेप्ट, या लिख कर देखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो माइंड है बेटा, हमारा जो माइंड है वो इमेजेस में काम करता है। किस में काम करता है? इमेजेस में काम करता है, नॉट अ राइटिन। राइटिन में काम नहीं करता, रिटिन वर्क में हमारा काम नहीं करता। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। ठीक है, देखिए दो आंसर आए हमारे पास। एक दिया है अलीना ने, एक आंसर मिला है हमें सैम से। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, शुमाइला नहीं बेटा, टू रीड लाउडली नहीं। हमें अगर लंबे टाइम तक कोई चीज को या हमें किसी को मेमोराइज करना है तो उसके कंसेप्ट को समझा जाता है। ओके, समीर वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज को याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना, हमारा माइंड किस में काम करता है? इमेजेस में काम करता है, रिटिन में काम नहीं करता, राइटिंग में काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला आपसे मैंगो, ठीक है, तो एक आम का स्ट्रक्चर बन गया। आपके दिमाग में मैंगो की स्पेलिंग तभी आएगी जब मैं उसे लिखी हुई दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा मैंगो, तो आपके दिमाग में एक आम का स्ट्रक्चर बन गया। मैंने कहा आपसे सेब, अब आपके दिमाग में एक सेब का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैंने कहा माउंटेन, तो आपके दिमाग में पहाड़ बन जाएंगे। मैंने आपसे कहा चेयर, तो आपके दिमाग में चेयर बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से कि जो हमारा दिमाग काम करता है किस में करता है? इमेजेस में काम करता है, नॉट अ रिटन में। तो किसी चीज को लंबे टाइम तक याद रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें 17-18, एक तो बात करें हम 2016 से टीचिंग एप्टीट्यूड को किस में जोड़ दिया था? एएमयू ने बीएड के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, 2016 2017 दो पेपर हमारे पास रिमेनिंग है। एक पेपर आगे हम देख रहे हैं 2017 का, इसके बाद एक और पेपर है हमारे पास 2016 का। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, सारे वीडियोस में आपको जरूर मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो उसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इसेंशियल, इसेंशियल कहते हैं जरूरी, इसेंशियल फॉर लर्निंग, आपको पढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है? इसेंशियल बोला जाता है जरूरी चीज को। ठीक है, क्वालिटी बुक्स, एक अच्छी क्वालिटी की किताब, गुड टीचर। ठीक है, गुड टीचर, अच्छा टीचर चाहिए। एक्सीलेंट स्कूल, एक्सीलेंट स्कूल चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाई मोटिवेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका सही जवाब है कि पढ़ने से पहले आपको क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन। दैट विल बी अ डी, हाई मोटिवेशन। क्या चाहिए होता है? हाई मोटिवेशन चाहिए होता है। फाइजा बिल्कुल सही आंसर है, सैम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ठीक है, मोटिवेशन के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन एक इंग्लिश वर्ड है। मोटिवेशन एक इंग्लिश वर्ड है जो कि लिया गया है, जो कि लिया गया है मॉटम से। किससे लिया गया है? MOTUM, मॉटम वर्ड से लिया गया है। और मॉटम वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। ये क्या है भाई? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है मॉटम, जिससे हमने इसको लिया है। किसको? मॉटम से मोटिवेशन को। ठीक है, मॉटम का मतलब होता है मूव, टू मूव। ठीक है, मॉटम का मतलब क्या होता है? टू मूव, टू
मूव, और आप मोशन भी कह सकते हो, और आप मोशन भी कह सकते हो, ठीक है। टू मूव और मोशन भी कह सकते हो। हिंदी में कहा जाता है इसको गति। गति, किसी चीज में जब आपको क्या देना होता है, स्पीड देना होता है, गति देना होता है, तब आप क्या यूज करते हो, आप मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। ये ड्राइव हुआ है मोटम से, मोटम वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, और इसका मतलब होता है टू मूव और अ मोशन, ठीक है। तो ये तो बात हुई, ये यहां से ड्राइव हुआ। इसका सिंपली एक फॉर्मूला भी होता है, जो जो चीजें हमें याद रखनी होती हैं। जैसे मोटिवेशन को कैपिटल एम से लिखा जाता है, एन होता है, प्लस डी होता है, और प्लस आई होता है, ठीक है। तीनों चीजों के बारे में अभी बता रहा हूं मैं कि तीनों चीजें यहां पर क्या होती हैं। एम फॉर मोटिवेशन होता है, एन फॉर नीड, एन फॉर क्या होता है बेटा, नीड होता है, जरूरी, किसी चीज की जब जरूरत होती है आपको तो नीड। डी से ड्राइव होता है, ड्राइव के उसका मीडियम चलाना। आई फॉर होता है इंसेंटिव, आई फॉर क्या होता है, इंसेंटिव, ठीक है। तो मोटिवेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एम इक्वल्स टू एन प्लस डी प्लस आई, ठीक है। यानी एन फॉर है आपका नीड, दूसरा डी फॉर है आपका ड्राइव, और आई फॉर होता है इंसेंटिव। मैं आपको बताता हूं मोटिवेशन कहां पर चाहिए होता है। जब भी आपको किसी चीज की नीड होती है तो वहां पर आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। जब जब नीड होगी, जब जब नीड होगी, ठीक है, वहां पर मोटिवेशन आएगा। जब जब नीड होगी वहां पर मोटिवेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हाल फिलहाल में एएमयू का एक एग्जाम होने वाला है, जिसे बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई आप पढ़ रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो, मोटिवेट पढ़ाई के लिए क्यों हो, क्योंकि आपकी एक नीड है, आपकी एक नीड है, और वो नीड है एडमिशन, वो नीड है आपका एएमयू के अंदर एडमिशन। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी आपको नीड होती है, मोटिवेशन का जन्म तभी होता है। याद रखना, मोटिवेशन लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिल जाता है, आपकी मोटिवेशन ब्रेक डाउन कर जाती है, और किसी दूसरी चीज के लिए आप फिर मोटिवेट हो जाते हो, अगर उसकी चीज की नीड होती है। तो याद रखिएगा, मोटिवेशन वहां जन्म लेगा जहां पर नीड होगा। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन करंटली यानी कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इसेंशियल फॉर लर्निंग? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ हाई मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल, to learning effective a goal must be meaningful in term of, okay bhai, objective of the curriculum, intellectual ideas, standards of others, ठीक है, द नीड्स एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट। भाई क्या कह रहा है, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल। अब गोल से मतलब क्या होता है, गोल से मतलब आपका एम से होता है, आपके उद्देश्य से होता है, जो आप चाहते हो उससे होता है, ठीक है। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ। भाई अगर आपको मैं यहां पर एप्टीट्यूड की बात ना समझाकर मैं यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर दूं, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? जवाब है नहीं। और यहां पर हम बताएंगे कि भाई द नीड, जिस चीज की नीड है, एंड पर्पस, जो पर्पस है किसका, स्टूडेंट का, अगर वो चीज रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तब इफेक्टिव आ गोल, लर्निंग इफेक्टिव आ गोल कब होता है, नीड एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल शहजादी अलीना, नौशीन, सैम, फायजा, आप सबके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना। अपकमिंग डेज में आपका एग्जाम है, पहले ही बता रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोग गलत नहीं करके आओगे, डेफिनेटली श्योर है। बस अपने दिमाग को बैलेंस रखना, कूल रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, which of the following is the most important single factor, which of the following is the most important single factor? Okay, subject knowledge, personality and its ability to relate to the student, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर?
कौन सा यहां पर सिंगल फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत सारे कमेंट्स आंसर्स के साथ आ रहे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज, ओके, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी या कम्युनिकेटिव एबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल सबके लाइन से सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या चीज? पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट से रिलेट कर पाते हो तभी आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, तभी उनकी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने पहले भी बताया था और एक टेक्निक बता रहा हूं, 99.9% एक्यूरेट होता है। ठीक है, पहले भी कहा था मैंने, जो बड़े एग्जाम्स हमारे लिए होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लेंथी ऑप्शंस होता है, एक बार अपने एग्जाम में अगर फंस जाओ, अल्लाह ना करे कि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो, इन एनी केस आप फंस जाते हो, तो जो सबसे लेंथी ऑप्शन हो उसको चेक करना, उसकी थीम अगर पॉजिटिव आ रही हो, दैट विल बी लॉक द दैट आंसर। उस आंसर को आप लॉक आसानी से फिर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। To develop good report with the student, a teacher should develop good report with the student, a teacher should। ठीक है, क्या करना चाहिए एक टीचर को अपने स्टूडेंट की गुड रिपोर्ट के लिए? क्या करना चाहिए? हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, गाइड द दैम प्रॉपरली, उनको सही से गाइड करना चाहिए। फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन द क्लास, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव, ये लिखा हुआ है एबव, ABOVE, एबव। ठीक है, और यहां पर हमारे सारे ही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, गाइड दैम प्रॉपरली, follow the democratic principle in the class। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे स्टूडेंट माशाल्लाह जबरदस्त सही आंसर दे रहे हो। 5 की 5 क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल एक्यूरेट दिए हैं। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और छठे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं वो हमसे क्या कहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस पे गौर करिएगा, सारे स्टूडेंट इस पे गौर करिएगा। नॉट है भाई, ठीक है, नॉट ट्रू इन केस ऑफ लर्निंग। किस केस ऑफ लर्निंग? नॉट, नहीं, सही नहीं है। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग प्रिपेयर एंड इंडिविजुअल फॉर बेटर एडजस्टमेंट। ओके, ठीक है, all learning is purposeful and goal oriented। okay, option D, learning include in behavior and account of maturations, यानी learning include in behavior on account of maturations, यानी आपकी जो मेच्योरिटी है उसको डील करती है। शुमाइला ने आंसर दिया है, ठीक है, और शहजादी आंसर, अलीना, सैम, आप सबके माशाल्लाह सबके बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, एक वर्ड आया हमारे पास, दैट इज द मैच्योरिटी या मैच्योरेशन। मैच्योरिटी किसको कहा जाता है? मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं। मैच्योरिटी का रिलेशन कभी भी एज के साथ नहीं होता। मैच्योरिटी का जो रिलेशन होता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन से होता है। किससे होता है? मैंने कल फॉर्म ऑफ एजुकेशन आप लोगों को बताया है। पहला था हमारे पास फॉर्मल, दूसरा है हमारा इनफॉर्मल, और तीसरा है हमारा नॉन फॉर्मल। ठीक है, नॉन फॉर्मल। ठीक है, 3 फॉर्म ऑफ एजुकेशन कितनी होती है? फॉर्म ऑफ एजुकेशन 3 होती हैं। पहला फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है, तीसरा नॉन फॉर्मल होता है। इग्नू जो आपका सेंटर है, इग्नू पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। इग्नू जो है वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है, यानी जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, चाहे फिर वो एएमयू का डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर ही क्यों ना हो, किस में आता है? नॉन फॉर्मल में आता है। इग्नू याद रखिएगा, इग्नू कब स्टैब्लिश की गई थी? एनईपी 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के गाइडलाइन के थ्रू इग्नू को क्या एस्टैब्लिश किया गया था। और इग्नू का पूरा नाम होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, बाकी सारी मैं बॉडीज भी आपको बहुत जल्द, मतलब कल आपको सारी बॉडीज आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरा
यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो हमारे आसपास का जो हमारा सोसाइटी होता है, या जो हमारी फैमिली है, या जो हमारा स्कूल है, ये सब से जब हम कुछ चीज सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इनफॉर्मल होता है। मैंने कहा था मैच्योरेशन या मिच्योरिटी जो डील होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में डील होती है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इंटरनल एबिटमेंट को ही मिच्योरिटी कहा जाता है। जब आपके अंदर अंदरूनी सुधार होता है, जब आपके अंदर अंदरूनी सुधार आने लगता है, तो इसे ही मैच्योरिटी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनल एमिटमेंट बाय एनी स्टूडेंट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी किसका पार्ट होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। ओके, हाँ बेटा, मैंने बोल तो दिया था अलीना, मैंने बोला तो था, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो ना, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं जनरली एप्लीकेशन में अटैच होता हूं, इस बार में हूं नहीं, ठीक है, इसलिए मुझे इसके बारे में कम नॉलेज रहती है। ठीक है, लगा देंगे कल क्लास, लगा देंगे इसकी क्लास लगा देंगे, डोंट बी टेंस, कल क्लास लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 7। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। By which of the following method the true variation of the student is possible? By the following methods देख रहे हैं आपको, the true variation of the student is possible. ठीक है, summative evaluation, evaluation twice a year, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू वेरिएशंस ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक FA1 प्लस FA2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? SA1। ठीक है, फिर आता है हमारे पास FA3 प्लस होता है हमारे पास FA4, और ये बनाता है हमें SA2, है ना, SA2। और ये दो हमारे पास इवैल्यूएशंस होते हैं, हमारे पास ये दो इवैल्यूएशंस होते हैं, पहला FA1 प्लस FA2, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास? FA3 प्लस FA4। ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे ओरल। ये क्या है? हमारा ओरल सेक्शन है, ये है हमारा ओरल सेक्शन। ठीक है, तो FA1 प्लस FA2 दैट इज SA1, FA3 प्लस FA4 दैट इज SA2। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल इवैल्यूएशन है हमारा, जो स्टूडेंट का एक्चुअल इवैल्यूएशन है, वो साल में 2 बार होता है, SA1 के रूप में और SA2 के रूप में। ठीक है, FA1 प्लस FA2 दैट इक्वल्स टू SA1, FA3 प्लस FA4 इक्वल्स टू SA2। और यहां पर जो हो गया, ईयर में 2 बार इवैल्यूएशन हो गया, ये हमारा ओरल सेक्शन होता है। आइए, सबमिटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? सबमिटेड असेसमेंट बोला जाता है, इवैल्यूएशन भी बोलते हैं इसको। इवैल्यूएशन ट्वाइस अ ईयर, इवैल्यूएशन ट्वाइस अ ईयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके सैम, ओके गुड, नौशीन, शुमाइला, अलीना, गुड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना। मोरल वैल्यूज जो होती है, मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इंक्लूड, मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इंक्लूड एमंग द स्टूडेंट व्हेन द लीडर। ठीक है, किसको दिमाग में रख के बात करनी है, किसको दिमाग के रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है? मोरल वैल्यूज को रखकर सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट वैल्यूज, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, टेल्स स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्संस, टॉक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, यानी आपको फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट द वैल्यूज, आपको लगातार यार मोरल वैल्यूज की बात करते रहोगे ना, इंसान पक जाएगा तुमसे। ठीक है, छोड़ के भाग जाएगा तुम्हें, कहता है अरे भाई तू मोरल वैल्यूज की तू ही बात करता रहे। ठीक है, तो छोड़ के भाग जाएगा। हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैम, आपको अपने अंदर उनकी प्रैक्टिस निरंतर रखनी चाहिए। ठीक है, टेल स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सन, आप हमेशा स्टोरीज को बताते रहे कि भगत सिंह ने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, ठीक है, या जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये किया था, सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा था। ठीक है, ये टॉक अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस, यानी आप देवी देवताओं की बात करेंगे। तो हमें पता है क्या कह रहा है वो, कैन बी इफेक्टिवली इंक्लूड अमंग द स्टूडेंट व्हेन द लीडर। तो आपको क्या दिखाना होगा? बार बार आपको दिखाना होगा हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं अपना आंसर सही लॉक
किया है? मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ने अपना आंसर बिल्कुल सही लॉक किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आर्ग्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कंट्रोवर्सी। यह जवाब हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। इंटरेक्शन इनसाइड द, इंटरेक्शन, मान लीजिए आपके पास कोई थॉट्स है और आप मुझसे वो शेयर करने चाह रहे हो, तो इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, आइडियाज देंगे, या फिर कंट्रोवर्सी। ओके, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर लॉक किया है, ऑप्शन सी। जब आप क्लास के अंदर इंटरेक्शन की बात करते हो तो वहां पर आप क्या देते हो? क्लास के अंदर हमेशा आइडियाज देते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करते। आर्ग्यूमेंट आप टीचर से थोड़ी करोगे, और ना ही आप इंफॉर्मेशन, और ना ही कंट्रोवर्सी। यार दो चीजें होती है। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड द आइडियाज। आप आइडियाज को डिस्कस करते हो। देखो लाइफ में दो चीजें होती है, बार बार टाइम नहीं मिलता चीजों को समझाने का, और जब हमें मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को निभा देना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड होता है नॉलेज, एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन, दो वर्ड होते हैं। ठीक है, दोनों ही अलग होते हैं, हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास इंफॉर्मेशन, एक वर्ड है आपके पास इंफॉर्मेशन, और एक वर्ड होता है आपके पास नॉलेज। दो वर्ड है आपके पास, एक है आपके पास इंफॉर्मेशन और एक है आपके पास नॉलेज। दोनों में फर्क बताता हूं, आज के बाद याद रखना। ठीक है, नॉलेज हैव अ, नॉलेज हैव अ सेंस और अ फैक्ट, आप कह सकते हो नॉलेज हैव अ फैक्ट। जब आप फैक्ट पर बात करते हो दैट इज कॉल्ड द नॉलेज, जब आप किसी चीज के सेंस पर बात करते हो दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हैव अ वेलोसिटी, इंफॉर्मेशन हैव अ वेलोसिटी, कि जब आपके पास, आपने कहा यार मैंने पढ़ा तो था इस चीज की, मुझे नॉलेज तो थी, लेकिन मैं भूल गया या भूल गई, तो दैट इज नॉट अ नॉलेज, इट्स अ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी होता है, जो आज नहीं कल समाप्त तो हो ही जाएगी। जबकि अगर कोई चीज नॉलेज है तो वो फैक्ट के साथ तैयार रहेगी, और फैक्ट के साथ जब कोई चीज तैयार होती है, इसका मतलब कंसेप्ट के साथ वो चीज तैयार है, और वो लंबे टाइम तक मेमोरी रखी जा सकती है। तो हमेशा याद रखना, नॉलेज के साथ फैक्ट जुड़ा हुआ होता है, नॉलेज के साथ फैक्ट जुड़ा हुआ होता है, इंफॉर्मेशन के साथ वेलोसिटी जुड़ी हुई होती है। ओके, ये दोनों डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए आइए कम टू द टॉपिक, और यहां पर जो हमारा सही आंसर निकला वो कौन सा था? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ टीचर इज नॉट एबल, नॉट पे गौर करिएगा आप, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ही शुड, इफ अ टीचर इज नॉट एबल, कि यार वो नहीं है इस लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट का अटेंशन अपनी तरफ कर सके, इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? पीडीएफ मैं बोल दूंगा, सारे पेपर की जो पीडीएफ है नौशीन, वो आपके पास आ जाएगी। ओके, आंसर भी नौशीन ने दे दिया है, शहजादी ने आंसर दिया है, फायजा ने आंसर दिया है। ठीक है, स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन स्टूडेंट, ओके, immediately resign from the teaching position, okay. Third है try to convince his teaching method for improvement, option C is the right answer, option C is the right answer। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल इनके जवाब सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट विल बी अ क्वेश्चन नंबर 11। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, किसकी बात की गई है? इफेक्टिव टीचिंग की। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन आपके रिपीट हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही कंसीडर कर लीजिएगा आप। टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास।
भाई जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप क्या देंगे, जल्दी से बताइए। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास। ऑप्शन सी टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट। ऑप्शन बी या सी का मतलब तो सेम ही है, दोनों एक ही ऑप्शन है। टीचर सेटिस्फैक्शन या टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास। जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन का मतलब कुछ निकल रहा है। इफेक्टिव टीचिंग से बात की जा रही है, यहां पर टीचर के कैरेक्टर को बेटा डिफाइन नहीं किया जा रहा है। अभी आंसर नहीं बोलूंगा मैं, यहां पर टीचर के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो बेटा बात की जा रही है वो इफेक्टिव टीचिंग की। आप ऑप्शन के ओरिजिनेट मत हुई है, आप क्वेश्चन ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब है, क्या फंक्शन है। क्या टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट। बिल्कुल ऑप्शन डी, अलीना, नौशीन, शहजादी, फाइजा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जरा गौर से क्वेश्चन, इस आंसर को पढ़ने की कोशिश करिए। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को मेक करता है, बनाता है, किस लिए, क्लास के बाहर के लिए, क्लास के लिए नहीं, क्लास के बाहर के लिए, क्लास के लिए नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये दो चीजें जो है ना, वो टीचर के कमिटमेंट को या टीचर के कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A competition teacher must have a sound knowledge about. Competition teacher must have a sound knowledge about practice, concept, theory and research. ठीक है, प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थियरी एंड रिसर्च। थियरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट। कंसेप्ट, थियरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। रिसर्च, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें अपने सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करिए और सीक्वेंस में लगाने के बाद आंसर करिए कि क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, सबसे पहले ऑप्शन सी आया है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद थियरी, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद रिसर्च। ठीक है, और ये एजुकेशन का या पढ़ाने का या किसी भी चीज की नॉलेज का सही वे होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, देन थियरी, देन प्रैक्टिस, लास्ट वन इज अ रिसर्च। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, ये चीजें, ये जो लाइंस लिखी हुई है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर थियरी, फिर प्रैक्टिस, देन फाइनली रिसर्च, फिर आप रिसर्च इस पर करते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ओके, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज। इस पे गौर करना, बार बार आप लोग एक गलती कर रहे हो। ठीक है, बार बार गलती कर रहे हो। क्वेश्चन ओरिजिनेट बनना है, ऑप्शन ओरिजिनेट नहीं बनना है। ठीक है, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर। ठीक है भाई, नीड ऑफ द लर्नर, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टीचर। भाई टीचर की नीड से क्या मतलब है भाई, धक्का दो इन टीचर भाई साहब को तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को उठाकर बाहर फेंक दो, कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स की तो नीड ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। पेरेंट्स की नीड ये है कि भाई आप उन्हें एक अच्छे जो इदारा है, जो दायरा है, वहां पर एएमई जैसा प्लेटफॉर्म है, वहां पर दाखिल हो जाओ। तो नीड ऑफ द लर्नर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ने आंसर इसका बिल्कुल सही लॉक किया है। समीर, फाइजा, शहजादी और जो है आपका अलीना, शुमाइला, सैम, सब ने आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लॉक किया है। दैट विल बी अ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ टीचर इज नॉट, भाई देख लो, इस पे गौर रखना, नॉट पे क्वेश्चन ओरिजिनेट होना है। इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर, आंसर देने में एबल नहीं है या कैपेबल नहीं है, द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल, पीपल यानी स्टूडेंट्स,
ही शुड, उसको क्या करना चाहिए। भाई उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टीचर है और टीचर से जो है बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उस आंसर को देने में कैपेबल नहीं है। अब ऑप्शन ओरिजिनेट हुई है, अब ऑप्शंस को पढ़िए। से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब किसी से सलाह मशवरा कर कर आंसर देगा। ऑप्शन 2, रिबुक द पपिल, रिबुक द पपिल, पढ़कर भाई कि दोबारा पढ़ो उसको। से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपका गलत है। फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस, यानी शाई कहते हैं भाई किस चीज को, शर्म को। फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सही आंसर क्या लॉक करने वाले हैं, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास आया है अलीना, समीर, ठीक है, अलीना, समीर, शुमाइला, ठीक है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात जो एजुकेशन फैक्टर में हमेशा हमारे साथ रहती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोटिवेशन के बारे में बताया था कि मोटिवेशन क्या है भाई, मोटिवेशन इज अ नीड, जब नीड है तब मोटिवेशन है। तो इसलिए वहां से फॉर्मूला बना आपका m इक्वल्स टू n प्लस डी प्लस आई, जहां पर m आपका मोटिवेशन, n आपका नीड, d आपका ड्राइव, i आपका इंसेंटिव होता है। तो आप क्या करते हो यार, पहले आप कंसल्ट करिए, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो आपके पास अगर उसका आंसर नहीं है तो बच्चे को गलत मत बताइए। कहा जाता है ना, नीम हकीम खतरा ए जान, उससे बेहतर है कि आप पहले कंसल्ट करिए देन फिर आंसर बच्चों को बताइए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी अ 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सबसे अच्छे सेटों में से एक सेट है, यानी 2017 में जो पेपर आपसे पीवाईक्यू जो आप कर रहे हो, ये एएमयू का बीएड एंट्रेंस का है। मैं आपकी एक चीज में हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्टली, क्यों, क्योंकि मैं आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दे सकता, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आइए, वालेकुम अस्सलाम ताबीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, educational exclusion are organized in school so that, educational exclusion are organized in school so that, आंसर भी आना शुरू हो गए, the student may learn by their own observation, the student may get leave from the school, all the activity of the school calendar may be ensured, ठीक है, the teacher may गेट रिलीफ फ्रॉम हेक्टिक टीचिंग शेड्यूल। भाई जल्दी से आंसर निकाल दो, सबके सब निकाल सकते हो। फो, सबने आंसर दे दिया, माशाल्लाह, बहुत शानदार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट मे लर्न बाय देयर ओन ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आज स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, एक क्वेश्चन हमें मिला था, एक क्वेश्चन हमें यहां पर मिला था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिला था, द बेस्ट वे टू मेमोराइज। और मैंने वहां पर एक चीज बोली थी कि जो हमारा माइंड होता है वो किस में काम करता है, इमेजेस में काम करता है, किस में काम नहीं करता, रिटन में काम नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बच्चा चीजों को देखेगा, जब बच्चा चीजों को देखेगा तो उसका खुद का ऑब्जर्वेशन होगा और उसके द्वारा जो बात सीखी जाएगी वो कैसी हो जाएगी भाई, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट जो होंगे एकदम फैक्ट के साथ तैयार हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप लोग खुद दे पाओगे। सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेशन, सीबीएसई का पूरा नाम सबके सब याद रखना, जल्दी से कमेंट करके बताओ सीबीएसई का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके पूरा नाम बताओ सीबीएसई का, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप कमेंट करके अभी इसका पूरा नाम बताओ सीबीएसई का, और कहां पर इसका हेड क्वार्टर है, सीबीएसई का हेड क्वार्टर कहां पर है और सीबीएसई का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड कंटिन्यूअस एंड ओमनी प्रिहेंसिव, ओमनी प्रिहेंसिव होता है, यहां पर चीजें मिस हैं थोड़ी सी, ओमनी प्रिहेंसिव होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन, ठीक है, सीसीई, चाइल्ड केयर एजुकेशन, सीसीई का मतलब होता है चाइल्ड केयर एजुकेशन,
न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिल्कुल ठीक। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ बिल्कुल न्यू दिल्ली, बिल्कुल। दैट्स द गुड गुड, यानी याद है, माशाल्लाह सबको याद है, बड़ी चीज है, ठीक है। सीसी का पूरा नाम होता है आपका, एक तो ऊपर भी लिखा हुआ है, कंटिन्यूस एंड ओमनीप्रिहेंसिव होता है। वर्ड होता है ओमनीप्रिहेंसिव, प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या आप इसे कह सकते हो चाइल्ड केयर एजुकेशन भी यही होता है, सीसीई को ही बोलते हैं। इन स्कूल विच एमंग द लोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इट, यानी सीसीई किसने लागू की थी? सीबीएसई ने लागू की थी। इसका मेन पर्पस क्या नहीं है? इन चारों में से मेन पर्पस इन चारों में से क्या नहीं है वो देखना है। टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट, ये तो इसका भाई पर्पस है। दूसरा, टू गिव द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्टडी टू स्टूडेंट, ठीक है भाई। टू यूज ग्रेड इंस्टेड ऑफ मार्क टू शो अचीवमेंट। ऑप्शन डी, टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। एक आंसर आया है मेरे पास, देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर इसके बनते हैं। जल्दी से डी, टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। पर्पस नहीं है, ये इस पे याद रखिएगा, ये पर्पस नहीं है, पर्पस नहीं है। टू ऑर्गेनाइज, जरा क्वेश्चन पे जल्दीबाजी हो गई आप लोगों से, क्या पर्पस नहीं है? टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग मैं बता देता हूं पहले किसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर नहीं है पर्पस, ठीक है। रेमेडियल और डायग्नोस्टिक पहले मैंने एनालाइज किया कि आपकी क्या परेशानी है, उसके बाद मैंने उस चीज का उपचार कर दिया। रेमेडियल और डायग्नोस्टिक तो होता है ना भाई, यहां पर जरा गौर करिए। टू गिव द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्टडी टू स्टूडेंट। क्या अलग अलग टीचर अलग अलग बच्चों को बिठाल कर कहीं पर पढ़ाता है? टू गिव द इंडिविजुअल फ्रीडम, कि कोई बच्चा ये कह देगा नहीं सर मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, मैं तो ग्राउंड में पढ़ूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो यही है भाई, टू गिव द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्टडी टू स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन बी फायजा बिल्कुल सही आंसर है आपका। टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ऑफ द स्टूडेंट या ऑन द स्टूडेंट, हाँ भाई, स्टूडेंट के ऊपर एजुकेशन का जो प्रेशर है उसे रिड्यूस करने के लिए ही सीबीएसई ने अपने सीसीई प्रोग्राम को लॉन्च किया था। दूसरा, उसने ये भी कहा था कि ग्रेड और ये अचीवमेंट शो मत करो, ये अचीवमेंट्स को शो मत करो। तीसरा, उसने ये भी बात बोली थी कि रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग का यूज करना चाहिए, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि बच्चों को फ्रीडम दे दें, आपके बच्चा कोई लॉन में बैठ के पढ़ ले, कोई गार्डन में बैठ के पढ़ ले, इस तरीके के फ्रीडम की बात उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला ये कि सीसीई को किसने, कंटिन्यूअस एजुकेशन को किसने लागू किया था? जवाब है सीबीएसई ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल इन द क्लासरूम। Telecast material in the classroom, enhance concentration and learning, reduce the burden of the teacher, increase retention power, increase power of memorization। जल्दी से क्या कहा जा रहा है कि टेलीकास्ट, टेलीकास्ट भाई क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। टेलीकास्ट ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है उसी का एक नाम होता है टेलीकास्ट। टेलीकास्ट जिसे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। टेलीकास्ट एनहेंस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, reduce the burden of teacher, increase the retention power, increase power of memorization, and option A is the right answer, enhance concentration and learning of student। option A is the right answer। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। अलीना ए, फाइजा, सैम, नौशीन, खैरुन्निशा एंड लास्ट वन इज शुमाइला, शहजादी, सबने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहता हूं
अपने बड़े भाई के नाते एक काम कर लीजिएगा, ओल्ड बॉयज हूं, ठीक है, एल्यूमिनी हूं, बखूबी जानता हूं एएमयू का पैटर्न क्या होता है, पेपर हार्ड नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अपने नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन मत होने देना। जब क्लासरूम में एंटर हो, अपने सिस्टम को, जो तुम्हारा सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, इसको ब्रेक डाउन होने मत देना। पानी की नीड हो, पानी पीना। इतना टाइम है तुम्हारे पास जिसे तुम क्वेश्चन को पढ़कर समझकर सही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। पॉजिटिविटी का खासा ख्याल रखना, नेगेटिविटी की चीज, मैं नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन का जब आंसर आप करने जाओ तो इसमें पॉजिटिविटी को याद रखना, नेगेटिविटी को आप अवॉइड करना। साथ में जब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन ओरिजिनेट होना, सबसे पहले क्या होना, क्वेश्चन ओरिजिनेट होना, ठीक है। कुछ तो आसान नहीं आएगा समीर, बहुत आसान आएगा पेपर, कुछ आसान नहीं होगा, पेपर बहुत आसान होगा, ठीक है। क्यों? फर्स्ट टाइम है, सबसे पहली बात। स्ट्रैटेजी पुरानी वाली ही अप्लाई की जाएगी जिस तरीके से अब तक एग्जाम होते हुए आए, ठीक है। हाँ बिल्कुल खैरुन्निशा, मैं जो है एएमयू कैंपस के पास ही हूँगा, क्योंकि मैं एएमयू कैंपस में ही रहता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आपका पेपर जहां चल रहा होगा मैं उसके आसपास ही हूँगा। डेफिनेटली अल्लाह पे यकीन रखिएगा और बिंदास पेपर करिएगा। जिसको जो भी मानता है, जिसके में जिसका बिलीव है, वो उसको मानते हुए आगे बढ़िएगा। नो डाउट इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल बेटा, मैंने ये कहा था समीर, और मैं फिर से बोल रहा हूं। हाँ देखो, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया, अप्लाई किया, नहीं पता चल पाया, तो इस साल जो है वो पता नहीं चल पाया, तो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशन, इस साल जितने हैं ना, इससे ज्यादा नेक्स्ट ईयर होंगे। इस साल एप्लीकेशन भी कम होंगे, टाइम ड्यूरेशन कम रहा था, मे बी 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी या स्टार्टिंग डेट, ये आई नो जो है लास्ट डेट रही थी शायद यहीं कहीं इसके आसपास में। तो बहुत कम स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल पाया था, और जब बहुत कम स्टूडेंट्स को पता चल पाया तो बहुत कम स्टूडेंट पहले तो पेपर की स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाए कि बीए बीएड बीएससी बीएड क्या है, ठीक है। तो बीए बीएड का मतलब है जो बच्चे ह्यूमैनिटीज को डील करते हैं वो बीए बीएड में जा सकते हैं, और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम को डील करते हैं वो बीएससी बीएड में जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहा था, और उन्होंने ये सोच के पेपर को छोड़ा है कि हम बीएड में इसको कर लेंगे, जबकि यहां पर पेपर आपको हो भी सकता है, मैं नॉट भी श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, हो भी सकता है कि प्रीवियस ईयर के ही आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो इस बात को लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 लास्ट थी सर, ओके ओके, 10 लास्ट थी, ओके अलीना, ओके फायजा। तो जहां पर मे बी आपको लास्ट मिल जाए पेपर, ठीक है, लेकिन पेपर का पैटर्न हार्ड नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी पैटर्न होगा, आसानी से आप उसको कर पाएंगे, बशर्त अपने दिमाग को कूल रखिएगा, बिल्कुल कूल। बोले क्या है, खा थोड़ी जाएगा यार। और देखो मैं तुम्हें एक बात तुमसे शेयर करता हूं। नहीं बेटा, वहां पर इसकी मार्क्स जो है, क्योंकि एएमयू एक फ्री बॉडी है, तो यहां पर इसके खुद के ही जो मार्क्स हैं वो ऐड रहेंगे। देखो मैं अपनी एक बात शेयर करता हूं, जब मैं एएमयू में आया था, मैं बहुत छोटी उम्र पे आया था, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ग्रेजुएट होना, मास्टर्स करना, सब कुछ करना, पढ़ा रहा हूँ, और मैं खुद अपने बड़े एग्जाम की एक तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मुझसे आज भी अगर कोई पूछता है ना कि जब मैं कोई पेपर देने जाता हूँ, जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, जब मैं पेपर अपना देने जाता हूँ तो मुझसे कोई कहता है यार कि 719 सीटें क्या करें, तो मैं कहता हूँ ये 719 नहीं है, 718 सीटें हैं। ये मेरा, अब आप कहना चाहोगे सर यू हैव एरोगेंस, हाँ मैं रखता हूँ भाई, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, कि सर वहां 719 सीटें नहीं है, 718 सीटें, एक सीट तो मेरी बुक है। तो अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी को रखा करो, एट लास्ट टाइम, लास्ट टाइम तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद अपने आप को हारा हुआ ना मान लो। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना, यार एक सीट चाहिए, डेफिनेटली लेके जाऊंगा, मेरे हाथ से लेके कौन जाएगा, बस ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखो। कम टू द टॉपिक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हुआ था, यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ओके। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग,
एसेंशियल मैंने बताया था, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, द टीचर शुड। इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहले तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फायजा, बिल्कुल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कम टू द टॉपिक। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, दैट टीचर शुड। सबसे पहले क्वेश्चन का ओरिजिनेट समझा करो कि क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, यहां पर टीचर को क्या करना है, किस चीज के लिए? इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अब ऑप्शंस को पढ़िए। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सारे स्टूडेंट्स पे आपको समान ध्यान देना है। दूसरा, आस्क क्वेश्चन कंटिन्यूअसली टू दोज स्टूडेंट हु आर गुड इन स्टडी। भाई साहब, अच्छा पढ़ाई में अच्छे तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछते रहे, और जो पढ़ाई में बेचारे थोड़े से डाउन है उनसे क्वेश्चन ना पूछे। तो ऑप्शन बी तो निगेटिविटी शो कर रहा है भाई। नेक्स्ट, अवॉइड एंड नेग्लेक्ट बैक बेंचर्स। ऐसा कभी मत करना। ठीक है, कंटिन्यूअसली टेक अ राउंड इन द क्लासरूम। लगातार क्लास के अंदर घूमते रहना। तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको कहां पर दिखा रही है? ऑप्शन ए पे। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बस पहले क्वेश्चन ओरिजिनेट बनो, क्वेश्चन को समझो, देन ऑप्शंस को उठाओ। पॉजिटिविटी ध्यान में रखो, निगेटिविटी को नेग्लेक्ट करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग दे पाएंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। फॉर अ टीचर, फिर से सबसे पहले क्वेश्चन ओरिजिनेट होना है। फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, टीचर के लिए है भाई, ब्लैक बोर्ड पे सही मेथड क्या होता है लिखने का। ठीक है, राइटिंग फास्ट, एज क्लियर एज पॉसिबल, writing the matter first and then asking student to read it. ठीक है, asking a question to student and then writing the answer as start by them. Option D, writing the important point as clear as possible. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आएगी भाई। ऐसा कैसे हो जाएगा कि करंट अफेयर्स नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी। और यहां पर अगर हम अपने इस क्वेश्चन पे आ जाए तो क्या कहा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे सही वे क्या होता है एक टीचर का लिखने का? राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट एज क्लियर एज पॉसिबल। ऑप्शन डी, जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया है वो बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बोर्ड की बात जब अगर हम करते हैं तो विलियम जेम्स, कौन है? विलियम जेम्स, ये वो इंसान है जिन्होंने ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की थी। ठीक है, विलियम जेम्स वो इंसान है जिन्होंने ब्लैक बोर्ड की स्टार्टिंग की थी, या ब्लैक बोर्ड का फादर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेट है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड रिलेट है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1986 से रिलेट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेट है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 1986 है, उसके अंदर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यहां पर मतलब किसी बोर्ड से नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से मतलब है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से, कॉलेज की फैसिलिटीज से। ठीक है, यानी कॉलेज से मतलब यहां पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात की जा रही है। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहां के टीचर एबिलिटी से, वहां की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट, अलग वॉशरूम, बॉयज के लिए अलग टॉयलेट, अलग वॉशरूम्स। ठीक है, क्लास मिनिमम, अगर मान लीजिए हम अपर प्राइमरी सेक्शन पे बात करें तो मिनिमम हमारे पास 3 क्लासेस होना चाहिए। अपर प्राइमरी में मिनिमम 5 क्लासेस हमारे पास होनी चाहिए। अपर प्राइमरी यानी यूपीएस, अपर प्राइमरी में 5 क्लास होनी चाहिए, प्राइमरी में 3 क्लासेस होना चाहिए है। ठीक है, साफ सुथराई का विशेष ख्याल रखना होगा।
टीचर्स की एक एबिलिटी होगी कि पर्टिकुलरली टीचर को 45 मिनट की क्लास लेनी होगी। ये सारा चीज किसके अंदर था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर था, ठीक है। और ये कब था भाई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड का फादर कहा जाता है विलियम्स जेम्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, हाँ साथ साथ में एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और बता देता हूं कि ब्लैक बोर्ड को हमेशा 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ब्लैक बोर्ड को किसने सेक्शन में? 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो आपका मेन वर्क होता है वो मिड में, मेन वर्क जो होता है वो मिड में। लेफ्ट साइड पे आपकी स्पेलिंग्स रहती हैं, लेफ्ट साइड पे आपकी स्पेलिंग्स रहेंगी सारी, जो आप बच्चों को स्पेलिंग बताओगे वो लेफ्ट साइड पे। मेन वर्क आपका बोर्ड के मिड में होता है। और लास्ट वन अगर मैं बात करूं, कोई रफ सेक्शन जो होगा वो आपका कहां पर होगा? राइट हैंड पे। राइट हैंड पे रफ सेक्शन, मिड में मेन, और लेफ्ट पे आपका स्पेलिंग पोर्शन रहता है। एनईपी के बारे में बेटा बहुत लाइट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एनईपी, जैसे मैंने अभी लिखा था एनईपी 86 से आपको क्या मिला है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और बहुत ही लाइट क्वेश्चन, जैसे अगर मुझसे पूछा गया कि एनईपी 96 के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो मुदालियर, क्या नाम था उनका? मुदालियर। 3 हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है आजाद भारत की, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की। अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। नंबर 1 थी 1964, दूसरा 1986, और तीसरी थी एनईपी 2020 जो अपकमिंग आई थी। सबसे पहले जो हमारी शिक्षा नीति है एनईपी, यानी आप एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हो, एनईपी बोलने की जरूरत नहीं है उसको। 1964 1964 की जो थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। 1964 के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है, कोठारी हैं। दूसरा, ठीक है, 1986 के जो है वो मुदालियर है। और तीसरा एनईपी 2020 की जो अपकमिंग थी, उसका जो अध्यक्ष है वो के कस्तूरी रंगन है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, या ये पॉलिसी किससे रिलेट करती है। ज्यादा डीप क्वेश्चंस आपको से वहां से नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल, एनईपी पे मैं तीनों सेक्शन पे, एनईपी 64, 86 और 2020, मैं उसमें कैसे क्लास लेके आऊंगा आपके लिए, कुछ इस तरीके से। और अगर मैंने आपको लाइव क्लास नहीं भी दी टू ऑल ऑफ बीएससी बीए बीएड और बीएससी बीएड स्टूडेंट, अगर मैं आपको लाइव क्लास दे भी नहीं पाया तो अभी मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास एनईपी 1964, एनईपी 86 और एनईपी 2020 पे एक लाइव क्लास में आपको दिखा दूंगा, दे दूंगा। वो आपके एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगी, जिसमें एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन एनईपी 64, 86 या 2020 से जो बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। प्लीज उसको, जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो, उसको देख जरूर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, पहले हम कौन सा करने वाले हैं? 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं पहले अपना 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम यहां पर करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर लिखा है नो नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस, नो नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट। और देखो बेटा, आज ही बताया, और आज ही बताया, और ये कहां गए भाई साहब? आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, इतना मत शर्माओ, सामने आओ। ये आ गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन हैव अ वेलोसिटी एंड नॉलेज हैव अ फैक्ट। और फैक्ट के साथ एक वर्ड और बोला था मैंने, सेंस। तो नॉलेज जो होती है वो सेंस के साथ होती है, आज ही बोला था। लीजिए क्वेश्चन करिए आज इन पे। आइए, ये आ गए माशा, हटिए। तो फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नो नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस। नहीं भैया, सेंस से ही नॉलेज आती है। ओके बेटा, ओके। दूसरा, अ लिटिल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस। नो भाई, सेंस से छोटी नॉलेज नहीं आती आपके पास, ब्रॉड आती है, ठीक है। सेंस आर दी ओनली मीन्स टू गेट द नॉलेज। Senses are the only means to get the knowledge. Senses are the gateway
टू द नॉलेज। भाई गेटवे टू द नॉलेज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंस आर द गेटवे, सेंस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide because friend, philosopher and guide because he has played all the vital in the context of society. He transmit the high value of humanity to the student. He is the great reformer of the society. He is a great patriot. जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर। ओके ओके ओके, शुमाइला ठीक है, ओके समीर, खैरुन्निशा बी, फाइजा बी, अलीना बी। देखते हैं आंसर। देखिए, glorified by the phrase friends, philosopher and guide because he has to play all the vital in the context of society. He transmit the high value of humanities to the student। बेटा यहाँ पर बात जो है फ्रेश स्टूडेंट को लेके की गई है, स्टूडेंट तो वो फ्रेंड्स को लेके गई है, तो यहाँ पर वर्ड स्टूडेंट आ रहा है, गौर से देखिए, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट की बात नहीं है यहाँ पर, बड़ा अच्छे से देखिए। इज द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी। यार ये स्टेटमेंट आएगा ना, और ये स्टेटमेंट अगर आ जाए कभी, ही इज द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, इसका आंसर सीधा बता रहा हूं, इसका आंसर होता है टीचर। जो सोसाइटी का रिफॉर्मर होता है, जो सोसाइटी का, अगर आपसे पूछा जा रहा है विच इज द क्वालिटी ऑफ टीचर, द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, अगर स्टेटमेंट दिया गया तो डायरेक्ट उसका आंसर टीचर होगा। पीवाईक्यू कितने ईयर के करने हैं, इसके बाद लास्ट पेपर है बेटा आपका। 2016 से ही तो स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड को, जो बीएड में रखा गया था वो 2016 से किया गया था, 2017 आपका चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, ही इज अ ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट कहते हैं देशभक्त को, और ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी कौन होता है, वो टीचर होता है। रह गए दो। सेकंड वाले ऑप्शन में यहां पर स्टूडेंट की बात की गई है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन ही हैज टू प्ले ऑल द वाइटल एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? मुदस्सिर ए, शुमाइला ए, बिल्कुल सही जवाब है आपके दोनों के। बस दो ही लोग आंसर निकाल पाए इसके। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, select the appropriate alternative which depict about effective teaching। इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग से भाई बहुत क्वेश्चन रहते हैं, पहले तो अपने दिमाग में फीड रख लेना। इफेक्टिव टीचिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और इफेक्टिव यार तभी होता है जब चीजें आपके समझ में आ रही होती है। सो सिंपल। ठीक है, मूव फ्रॉम सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स। कल लिखाया था 8 मैक्सिमा होते हैं। कितने मैक्सिमा होते हैं? 8 होते हैं। सबसे पहला सिंपल, सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स। मूव कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू सिंपल, ना भैया ना, कल ही तो बताया था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा भाई। 8 के 8 मैक्सिमा बताएं, एक क्वेश्चन रखा हुआ है इससे। ठीक है, स्टार्ट टेक्निक फ्रॉम ए यूनिट ऑफ द क्लास। स्टार्ट टेक्निक फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ द क्लास। ऐसे कैसे भाई, हर चीज शेड्यूल्ड होती है। एनी वर्ड आ गया, ऑप्शन आपने गलत करा दिया। गो थ्रू द लेसन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द लर्नर। कैसे भाई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुदस्सिर सही, अलीना, फाइजा, शहजादी, शुमाइला, खैरुन्निसा, ऑल ऑफ गिवन द आंसर ए, और आंसर ए इज द राइट आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। 8 मैक्सिमा होते हैं, 8 टीचिंग्स होती हैं, वहां पर मैंने सारी टीचिंग्स को बताया था। वहीं पर देखो मैंने कहा था इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कल समीर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, समीर देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पर लिखा है सिंपल कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाले में क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू सिंपल। आपको पता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं जाया जाता। तो यहां से आपका ऑप्शन ए हो जाता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलिए भाई आइए। Which kind of need should be given priority while teaching in the classroom?
गिवन प्रायोरिटी पे रखना है भाई, और किस में? क्लासरूम टीचिंग पे। चलिए आइए, पॉलिटिकल नीड ऑफ द कंट्री, अरे हटाओ भाई, पॉलिटिकल कहां से आ गई? सोशियोलॉजिकल नीड ऑफ द कंट्री, सोशियोलॉजिकल नीड कहां से आ गई? साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द लर्नर या एनवायरमेंटल नीड ऑफ द क्लासरूम? जल्दी से जवाब दो। आप मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स पेपर कर दीजिए। 6 to 7 ईयर पेपर बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हो आप, 6 to 7 ईयर पेपर सबके सब लगा दो, ठीक है? डेफिनेटली कहता हूं भाई, अल्लाह ने नहीं चाहा तो एडमिशन रुकेगा, अन्यथा दुनिया में तो कोई ताकत नहीं है जो आपके एडमिशन को रोक ले, ठीक है? इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता, ठीक है? पॉलिटिकल नीड्स नहीं चाहिए, सोशियोलॉजिकल नीड्स टू द कंट्री, भैया कंट्री क्यों गुजर रहे हो उसमें? साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द लर्नर, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द लर्नर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द लर्नर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल फायजा, सी ऑप्शन सही। शुमाइला, सैम सी, अलीना, खैर बेटा डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, 24, which kind of all classroom environment would you like to select while teaching in the classroom? Which kind of classroom environment would you like to select while teaching in the classroom? Okay, autocritic environment, fearful environment, democratic environment, political environment। भाई इसका तो जवाब दे ही पाओगे 24 का, बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, फियरफुल होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए या पॉलिटिकल होनी चाहिए। भाई डेमोक्रेटिक देश में रहते हो, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हो, तो आपका जो एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम होगा वो भी कैसा होगा? डेमोक्रेटिक। वो भी कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा। भाई आप लोगों ने इसका मोस्टली आंसर जो कर रहे हो बेटा, वो क्या कर रहे हो? अच्छा, ऑटोक्रेटिक क्या होता है जल्दी से बताओ? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक आंसर अगर आप कर रहे हो तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? अगर ऑटोक्रेटिक का मतलब पता है तो आप फटाक से आंसर निकाल दोगे। जल्दी से बताओ ऑटोक्रेटिक का, वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक का मतलब बता सकते हैं बेटा? बॉसी और डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट। ओके देखो, मैं आपको एक शब्द में बता देता हूं, ऑटोक्रिटिक का मतलब क्या होता है। सी सही होगा ना? ओके फाइजा, चलिए मैं आपको बता देता हूं ऑटोक्रिटिक का मतलब क्या होता है। ऑटोक्रिटिक का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसको रोका नहीं जा सकता, जिस ये कहते हैं ना, एक वर्ड में अगर बताना है मुझे तो मैं कह सकता हूं निरंकुश, जिसको रोकने नहीं, जिसपे कोई भी लगाम ना लगी हो, बेलगाम। अगर मैं बात करूं बेलगाम, हिंदी में बोलूं तो कहा जाता है निरंकुश, ठीक है? निरंकुश एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब बेलगाम एनवायरनमेंट चाहिए आपको? नहीं ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सी। भाई यहां से याद रख सकते हो, आपकी जो नेशनैलिटी है वो डेमोक्रेसी है, और तो आपके जो एनवायरनमेंट होगा वो शुरुआत से ही आपको किस चीज में रखा जाएगा? डेमोक्रेटिक में रखा जाएगा। ऑटोक्रेटिक में रख दिया तो भाई बागी हो जाओगे, ठीक है? फिर चीजें जब तुम्हारे फेवर में नहीं जाएंगी तो वहां पर उन चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करोगे, बागीपन आ जाएगा आपको। और शुरुआत से ही आपको किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड अ लास्ट, if the student are not able to follow, a teacher should, if the student are not able to follow, a teacher should। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है? इफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो, भाई स्टूडेंट आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है, इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? ओके, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट।
भाई समझ में नहीं आ पा रहा, फॉलो नहीं हो पा रहे, तो क्वेश्चन थोड़ी दाग दोगे यार। ट्राई टू मेक थिंकिंग इजी विद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन कहते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन दे देना भाई, ठीक है। आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। आप कह देंगे क्लास में कि क्लास छोड़ के भाई भाग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क द स्टूडेंट टू टेक ट्यूशन फ्रॉम हिम। या क्या कह देंगे कि भाई ऐसा है स्कूल में सैलरी कम मिलती है, ठीक है, तुम मुझसे ट्यूशन पढ़ने आ जाओ, ठीक है, ये कहोगे क्या? नहीं। ट्राई टू मेक थिंग इजी विद इलिस्ट्रेशंस। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हम मेरे सारे स्टूडेंट ने, फायजा, खैरुन्निसा, शहजादी, शुमाइला, मुदस्सिर, सैम, सब ने आंसर बी लॉक किया है और बी इज द राइट आंसर। देखिए ये पीवाईक्यू था हमारा 2017-18। इसके बाद एक और पीवाईक्यू है, दैट इज 2016 और 17, ठीक है। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गिरेगा। फीस में भी देखिए, हॉस्टल फीस तो एक अलग चीज डिपेंड करती है कि आप डेफिसिट डेफिसिट भी आते हैं, तो डेफिसिट के अकॉर्डिंग अगर सबकी बात की जाए तो फीस आपकी कम ही रहेगी, क्योंकि सर सैयद डे का जो निकल चुका है वो डेफिसिट आप पे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो फीस में भी अराउंड आप मान के चलिए आपकी टोटल फीस 1 ईयर की जो कंप्लीट जमा हो जाएगी विद हॉस्टल फीस अराउंड 10,000, 10,000 के अराउंड आपकी फीस सबमिट हो जाएगी विद कंप्लीट। बॉयज को शुरू में हॉस्टल मिलता है क्या सर? देखिए बॉयज को शुरू में हॉस्टल एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स की जो काउंट्स हैं वो ज्यादा है। हॉस्टल मिलने में स्टार्टिंग में कभी कभी इशू होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि इशू नहीं होते हैं, अलॉटमेंट मिल जाता है। तो दैट्स अ मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जनरली आपका जब तक एडमिशन प्रोसेस, आपकी क्लास जब तक शेड्यूल होती है, लगभग स्टूडेंट्स को रूम्स मिल जाते हैं। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको जरूर दे दूंगा जिसमें 64, 1964, 1986 और 2020 के बारे में होगा, जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पेपर है दैट विल बी अ 2016-17 जो कि हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।